तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। वी हैव लर्न इन क्लास 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। यहाँ पे ये लाइन समझिए। आपने शायद क्लास 9th में क्या पढ़ा था हमको नहीं पता है, क्या आपने पढ़ा था क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे समझने का कोशिश किए। फर्स्ट लाइन, ये जो लाइन यहाँ तक देखिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम जो होता है ना एक एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होता है अनदर एलिमेंट में। सपोज कीजिए ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है। अब जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था। और इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है? देखिए, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन में कैसे बदल सकता है? नहीं बदल सकता है। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो एटम होता है एक एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होता है दोज ऑफ अनदर एलिमेंट में, ठीक है। आपको यहाँ पे समझना होगा। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम इल्सवेयर। देखिए, या तो एटम जो होता है वो मिक्सचर में से डिसअपियर नहीं होता है और ना ही कहीं अपीयर होता है। क्या होता है वो समझिए। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टेंस। देखिए क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, मान लीजिए ये समझिए, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये एटम है एलिमेंट 1 का ये एटम है। अब केमिकल रिएक्शन इसके साथ हुआ, क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। अब जैसे ही इसके साथ केमिकल रिएक्शन हुआ, अब क्या हो जाएगा, इसके बाउंड में क्या होगा, ब्रेकिंग हो जाए। इसका बाउंड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा या मेकिंग होगा। मेकिंग क्या कह रहा है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बाउंड बिटवीन एटम्स। किसके बीच में? एटम्स के बीच में। इनके बाउंड में ब्रेकिंग होगा या मेकिंग होगा, तो क्या नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन करेगा। मान लीजिए इसका बाउंड ऐसा है तो ये ऐसे बाउंड बना लेगा ब्रेक करके। अब ये जो हुआ ये नया सबस्टेंस हुआ, न्यू सबस्टेंस। तो केमिकल रिएक्शन में यही होता है। क्या होता है? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बाउंड। ना कि नया बाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और ना ही इसके बाउंड डिसअपियर हो जाएंगे, बस रीअरेंज होंगे। मेकिंग और ब्रेकिंग होगा, बाउंड को जोड़ा जाएगा और बाउंड बनेगा। मान लीजिए दो एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। ये मान लीजिए ये बाउंड है जिंक का और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन का बाउंड कुछ इस तरीके से है। रिएक्ट करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों के कंबाइन बाउंड का बनेगा। इन दोनों का बाउंड क्या होगा, मेकिंग होगा, ठीक है। ठीक, ब्रेक करके इसमें जाएगा, इसका बाउंड इसमें जाएगा, नया केमिकल रिएक्शन बना देगा। केमिकल रिएक्शन बना, ना ही कि नया बाउंड का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के अलावा कुछ बने, इन्हीं दोनों में से क्या करेगा, मेकिंग एंड ब्रेकिंग होगा बाउंड का। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बाउंड फॉर्म बिटवीन द चैप्टर 3 and 4। देखिए 3 चैप्टर में आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ बाउंड फॉर्मेशन, जैसे कि आयोनिक बाउंड के बारे में पढ़ेंगे, आयोनिक बाउंड। और 4th चैप्टर में कोवैलेंट बाउंड। आयोनिक बाउंड क्या होता है? आयोनिक बाउंड आयन के बीच में बनता है और कोवैलेंट बाउंड कार्बन जहां पे रहेगा वहां पे बनेगा। समझिए यहाँ पे देखिए, चैप्टर 3 है आयोनिक बाउंड पढ़िएगा उसमें, और 4 में कार्बन, जैसे कार्बन का जितने भी कंपाउंड है वो पढ़ेंगे। कोवैलेंट बाउंड देखिए कार्बन में बनता है। ये क्या हुआ, ये जो बाउंड है
वो कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये जो है ये इसकी आयंस है, और आयंस आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ये आयोनिक बॉन्ड हुआ, आयोनिक बॉन्ड हुआ, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, और चैप्टर नंबर 4 में कोवेलेंट बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। ये टाइप ऑफ बाउंड है जो कि आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में आगे पढ़ना है, ठीक है। अब इन्हीं में क्या होता है, बाउंड का फॉर्मेशन, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बाउंड होता है, यानी बाउंड यहां से टूटा बना, यही होता है क्या चीज में, केमिकल रिएक्शन में यही होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बाउंड। आपको हमेशा याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में ना ही तो नया बाउंड बनता है, ठीक है, ना ही एलिमेंट अपीयर होते हैं, ना ही डिसअपीयर होते हैं, ठीक है, और ना ही न्यू एटम बनते हैं। बेसिकली क्या होता है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बाउंड होता है बिटवीन एटम्स। यहां से मैं हाईलाइट कर देता हूं, देखिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग इन्वॉल्व, देखिए केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बाउंड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से पता चलता है कि दो चीज कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ए एक कंपाउंड है प्लस बी, ये कंबाइन होके क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। इनके दोनों के बीच में क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक। जैसे कि एक्टिविटी 1.1 है, 1.4 है सॉरी, इसमें कहा गया टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन बीकर। तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम CaO, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, और इसी को क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं, किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। और इसको क्या करना है, आपको बीकर में ऐड करना है। ये जो क्या है, बीकर है, इसमें आपको ऐड करना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और इसको ऐड करने के बाद इसमें स्लोली क्या करना है, वाटर डालना है, वाटर को ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है स्लोली, ठीक है। वाटर डाल दिए। टच द बीकर, आपको क्या करना है, इस बीकर को टच करना है, टच करना, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आप टेम्परेचर में चेंज फील करेंगे। देखिए क्या होता है, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ताकि ये क्या कर सके, सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस कर सके, यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सके। और ये क्या करता है, रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें से क्या होगा, हीट का इंक्रीज होगा, हीट निकलेगा, हीट निकलेगा इसमें से, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जो सारे फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये आप रट जाओ, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। एनसीईआरटी का जितना भी फॉर्मूला है वो आपको रट जाना है, ठीक है। क्विक लाइम, देखिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, ये सॉलिड होता है, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। और इसको हम वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ये कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन OH है, तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा एक्वस। देखिए यहाँ पे एक्वस इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको हम वाटर के साथ ऐड किए हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये सॉलिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। और सॉलिड जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एक्वस का फॉर्मेशन बनाया, और ये सिलेक्ट लाइम है, ठीक है।
इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी ये जो है और वाटर जो है वो कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये जो है एक सिंगल प्रोडक्ट है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन आपको यहां से मिलेगा, लिखिए। A reaction in which single product is formed from two or more element is called combination reaction। मैं इसको इरेज कर देता हूँ हल्का सा। देखिए ये जो है मैं इरेज करके फिर से मैं इसको आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे समझिए, अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट, ये जो है क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए ये क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या सिलेक्ट लाइम है। ये क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल क्या है? प्रोडक्ट है। और ये दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है? रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, ठीक। क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और जब ये सिंगल प्रोडक्ट बनाए ए बी सी, ये क्या है? सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है। तब हम इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, ठीक है। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन किया है, यानी क्या चीज का फॉर्मेशन किया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है सिलेक्ट लाइम को क्या कहेंगे? सिलेक्ट लाइम को कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए आप इस एग्जाम्पल को याद कर लो, ये आप दे सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत है, यानी दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड by the reaction in 1.13 is used for white washing wall। देखिए ये जो फॉर्मेशन हुआ है ना, क्या हुआ था समझिए पहले। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और क्या बनाएगा? ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिंगल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाएगा। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? सिलेक्ट लाइम कहेंगे, सिलेक्ट लाइम कहेंगे, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। अब ये जो है ना, ये जो सिलेक्ट लाइम है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इस्तेमाल
वॉल को पोचारा करने में किया जाता है, ठीक है। वाइट वॉशिंग मतलब जो वॉल होता है आपके घर में उसका पोचारा करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall। अब देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये जो होता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर रिलीज होता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वे क्या होता है, थीन लेयर होता है वॉल पे, जो वॉल पे एक लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and give a shiny finish to the wall। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन लगभग 2 या 3 दिन में होता है जब हम व्हाइट वॉशिंग करते हैं तब, और ये वॉल को एकदम शाइनिंग फिनिश देता है। इट इज इंटरेस्टिंग to note that chemical formula of marble is also calcium carbonate यानी CaCO3। अब देखिए जो मार्बल होता है ना, ये मार्बल का भी फॉर्मूला सेम है, क्या है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को ही कहते हैं। और ये रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में H2O का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा। ये आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है, कि पूछ लेता है कि कौन सा सब्सटेंस वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। वाइट वॉशिंग में जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग and react with CO2 to form compound Y, then what इज X एंड Y। अब देखिए एक सब्सटेंस जो है वो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, क्या आंसर होगा, आपको X Y फाइंड करना है। कह रहा है X जो है ये सब यूज किया जा रहा है वाइट वॉशिंग में। तो सबसे पहले देखिए वाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है। यहाँ पे देखिए स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय अ रिएक्शन इज यूज्ड वाइट वॉशिंग। स्लेक लाइम का इस्तेमाल हो रहा है। स्लेक लाइम अब किसे कहते हैं, यहाँ पे स्लेक लाइम है, किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो X क्या हुआ, X जो हुआ हमारा CaOH2, ये हमारा X हुआ। अब कह रहा है ये रिएक्ट करके कंपाउंड CO2 के साथ कंपाउंड Y बना रहा है। तो Y क्या हुआ, Y जब रिएक्ट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 बनाएगा। तो ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। डायरेक्ट कैसे पूछ सकता है, ऐसे पूछेगा, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। CBSE का एक क्या है, उसको वर्ड पकड़ना आना चाहिए। स्टूडेंट जो है वो वर्ड नहीं पकड़ पाते हैं, और जब वर्ड नहीं पकड़ पाएंगे स्टूडेंट तो क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होगा। अब किसी को पता ही नहीं है कि क्या X क्या है, वाइट वॉशिंग में क्या इस्तेमाल होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि वाइट वॉशिंग में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है।
या स्लेक्ट लाइम का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही स्लेक्ट लाइम कहते हैं। तो दिमाग में आएगा कि चलिए तब आपको पता चलेगा हाँ ये तो ये है, वाई जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्बल का भी फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से कहेगा कि फॉर्म अ मार्बल, रिएक्ट विद टू फॉर्म अ मार्बल, तो देन व्हाट इज एक्स, ये भी पूछ सकता है। डिफरेंट तरीके से इसको घुमा निचोड़ मिचोड़ के पूछ सकता है, ये समझ लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आप हो सके तो आप इसको यहाँ पे बैठा लो, दिमाग में बैठा लो। अब ये जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। बेचारा दिल है। हाँ यहाँ पे थे हम। Let us discuss some more example of combination reaction। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है, H2 और O2 जब कंबाइन होते हैं तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वाटर का फॉर्मेशन होना। In simple language, we can say that when two or more substance or elements or compound combine to form single product, this reaction are called combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, डिफिनेशन मिल गया। यहाँ से क्या डिफिनेशन हो गया, यहाँ से डिफिनेशन हो गया when, यहाँ से देखिए when two or more substance element and combine to form single product, the reactions are called combination reaction। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे चलिए एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। देखिए यहाँ पे 1.4 में हमने देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। कैसे, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को या क्विक लाइम को, देखिए क्विक लाइम और सिलेक्ट लाइम में अंतर है। क्विक लाइम किसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और सिलेक्ट लाइम किसे कहते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सिलेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। और सिलेक्ट लाइम का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं। वाइट वॉशिंग में सिलेक्ट लाइम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसमें हीट भी क्या हुआ, इंक्रीज। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हमने एक्टिविटी 4 में क्या किया, पहले हमारे पास क्या था, CaO था, कैल्शियम ऑक्साइड था। अब इसको हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, H2O के साथ रिएक्ट किया, क्या फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। और साथ में क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ। हीट, यहाँ पे हीट लिख देता हूँ, हीट रिलीज हुआ। ठीक है, दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। और इससे क्या हुआ, जो रिएक्शन है वो वार्म हो गया, गर्म हो गया। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। यहाँ पे एक और डिफिनेशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और डिफिनेशन है। क्या है, समझते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic chemical reaction। आप समझिए, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक दो केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, रिलीज होता है, यानी निकलता है।
रिलीज होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और वे रिएक्शन जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है, ठीक है, ऑब्जर्व यानी हीट लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल है जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस का बर्निंग होता है तो उसमें से हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है, निकलता है। जैसे कि CH4, ये क्या है, मीथेन है। मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब CH4 यानी मीथेन जो है जब बर्न करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O और साथ में हीट रिलीज करता है, हीट निकलता है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है, रिलीज होता है। डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आपको पता है रिस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, हवा को अंदर बाहर छोड़ते हैं, इसमें भी हीट रिलीज होता है। देखिए, देखते हैं आप कि जब हवा हम सांस छोड़ते हैं, जो हवा हमारे मुंह से निकलता है वो वार्म होता है, गर्म होता है। तो इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमें पता है कि हमें क्या की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है ताकि हम जिंदा रह सकें। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये जो एनर्जी है वे हमें कहाँ से मिलती है, जो भी फूड, जो भी खाना हम खाते हैं उससे मिलती है। डूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और डाइजेशन के समय क्या होता है, जो फूड जो होता है, जब हम डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, डाइजेशन में जो फूड होता है, जो हम खाना खाए होते हैं, वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल के लिए जो राइस है, पोटैटोज है, ब्रेड है, इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ब्रोकन डाउन होते हैं ग्लूकोज में, और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। और ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक डाउन होकर निकला, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जो कि ऑक्सीजन हमारे सेल में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे बॉडी के सेल में प्रेजेंट रहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन होता है एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। और इसी को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। और इस प्रोसेस को आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे। देखिए, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6। ये किससे कंबाइन हुआ है, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ है, ठीक है। और ये क्या फॉर्मेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। और इसी को हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं, रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का, जितने भी वेजिटेबल होते हैं जिसमें डिकम्पोजिशन होता है, क्या चीज में, कंपोस्ट में, ये किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें से भी क्या होता है, हीट निकलता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1
where heat is given out along with the formation of single product. एक्टिविटी 1.1 में क्या हुआ था कि देखिए, एक्टिविटी 1.1 में हमने सिंपली ये किया था कि मैग्नीशियम रिबन को लिया था, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया था, बर्न किया था, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था, MgO का फॉर्मेशन हुआ था, और साथ में हीट रिलीज हुआ था, हीट भी निकला था, ठीक है। हीट निकलेगा, हीट प्रोवाइड किया था तो हीट निकलेगा उसमें से। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आई होप आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया कि जिस रिएक्शन में से हीट निकलता है, रिलीज होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। उसके बाद हो गया आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, चलिए एक्टिविटी 1.5 की तरफ चलते हैं। आपको क्या करना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेना है इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का यानी फेरस सल्फेट का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, FeSO4 होता है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है उसका कलर को नोट डाउन करना है, ठीक है, नोट डाउन कर लिए। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्रिट लैंप एज सो इन द फिगर 1.4। जैसे कि 1.4 में ये जो लड़की है वे क्या कर रही है, ये जो टेस्ट ट्यूब है या बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें क्या की, 2 ग्राम फेरस सल्फेट डाल दी। अब फेरस सल्फेट डालने के बाद इसने क्या की, इसको हीट किया और इसका कलर नोट डाउन कर ली। हीट करने से पहले फेरस सल्फेट का कलर नोट डाउन कर ली। नोट डाउन करने के बाद इसको हीट की। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब क्या करना है, आफ्टर जैसे ही हीटिंग समाप्त होता है उसके बाद कलर को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का कलर निकला, ठीक है। देखिए ये सारा कुछ यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है इसके अंदर है। यहाँ पे बताया कि इसको आपने नाक के पास मत ले जाइए, तो ये सब बताया, ठीक है। Have you noticed that green color of ferrous sulfate crystal, और ये कैसा कलर में था, ग्रीन कलर में था, ग्रीन कलर में था। जब इसने नोट किया तो ग्रीन कलर में था। अब जो कलर हो गया वो चेंज हो गया, कलर जो था वो चेंज हो गया। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। अब इसका जो बर्निंग है सल्फर का वो भी आप स्मेल करोगे। FeSO4 ये है फेरस सल्फेट, इसको हीट किया गया। हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, साथ में SO2 का फॉर्मेशन हुआ, साथ में SO3 का फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या हमें मिलता है, फेरस सल्फेट होता है FeSO4 को हीट करने पे हमें क्या मिला है, हीट किए तो हमें मिला Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। जब हम एग्जाम्पल करेंगे या PYQ करेंगे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर से। इन दिस रिएक्शन you can observe that a single reactant break down to give simpler product। आप इस रिएक्शन में ये नोट डाउन करेंगे, क्या नोट डाउन कर रहे हैं, देखिए ये कैसा है, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है ना, सिंगल प्रोडक्ट।
अब सिंगल प्रोडक्ट है, जब हम इसको हीट किए तो ये ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन कैसे हुआ? सिंपलर, देखिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बाउंड होता है केमिकल रिएक्शन। देखिए समझिए कैसे हुआ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बाउंड। यहाँ पे देखिए कितना है, FeSO4, ठीक। FeSO4 यहाँ पे Fe है, ठीक, O भी है, यहाँ पे फिर सल्फर है, एक सल्फर भी है, O2 है, फिर एक सल्फर है, तो यहाँ पे कितना सल्फर है? यहाँ पे हमें 2 सल्फर है, तो यहाँ पर भी 2 है, देखिए यहाँ पे 2 लगाया गया, 2 सल्फर है, तो ये मिला, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड पता चलेगा? देखिए आयरन 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 जा 8 है, 3 2 5 5 3 8, ऑक्सीजन 8 है, तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए एक सिंगल सब्सटेंस है, उसको हीट करने पे वो मल्टीपल ऑफ सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O lose water when heat and the color of crystal change। जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है FeSO4 7H2O, ये जैसे ही हीट किए ये वाटर लूज किया, वाटर इसमें से हटा और इसका कलर चेंज हो गया। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और ये क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में डिकम्पोज हुआ और सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या हुआ? कन्वर्ट हो गया। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसियस। फेरिक ऑक्साइड जो है Fe2O3 एक फेरिक ऑक्साइड है, वो क्या है? सॉलिड है, जबकि SO2 और SO3 गैस है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries। देखिए जो डिकम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 होता है, यहाँ पे लिख लीजिए CaCO3, आगे आ जाए। किस में हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड में CaO में हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में हो रहा है। हीट करने पे एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइमस्टोन और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड यानी इसको जो है CaCO3 को हम क्या कहते हैं? लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, क्विक लाइम या लाइम भी कहते हैं। इट हैज मेनी यूजेस, वन इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सीमेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड का यूज, पूछ सकता है एग्जाम में, क्या पूछ देगा? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज कहाँ होता है? इसको हम क्या कहते हैं? लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं, और इसका मैन्युफैक्चर करने, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होता है किसका? कैल्शियम ऑक्साइड का, यानी CaCO का इस्तेमाल होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, और साथ में CO2 यूज करते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में। ध्यान दीजिएगा, when a decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition। यहां से फिर इंपॉर्टेंट ये है, अब क्वेश्चन यहां से पूछता है थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। सारा कुछ एनसीईआरटी में दिया है, बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। देखिए, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग
इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए ये जो क्या है, ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है भाई? थर्मल है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम इसको हीट करते हैं, हीटिंग के द्वारा जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। Another activity of thermal decomposition reaction in given activity 1.6। तो चलिए हम 1.6 की तरफ चलते हैं। Take about 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर in boiling ट्यूब। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 ग्राम लेना है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये क्या है, ये आपका है लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है PbNO3। ठीक, इसका मैं पूरा PDF बना के दे दूंगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जितना भी NCERT में रिएक्शन है, ठीक है, अलग अलग मैं टाइप वाइज क्या करूंगा, क्लासिफाई कर दूंगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासिफाई करके आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए, नोट डाउन कुछ नहीं करना है, सारा का नोट्स मिलेगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर को लेते हैं बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड बॉइलिंग ट्यूब पेयर ऑफ टंग, और चिमटे की मदद से हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे बॉइलिंग ट्यूब का और हीट करेंगे फ्लेम पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करेंगे। नोट डाउन द चेंज इफ एनी, नोट डाउन करना है अगर कोई भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व करेंगे इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। क्या निकलेगा, ब्राउन फ्यूम्स निकलेगा, इमिशन होगा ब्राउन फ्यूम्स का। दिस फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये फ्यूम्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। और ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए लीड नाइट्रेट है यहाँ पे, इसको हीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, साथ में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। Let us perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8। तो चलिए और कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं जो कि एक्टिविटी 1.7 और 1.8 में दी गई है। आप यहाँ पे देखिए एक्टिविटी है 1.7, क्या है, टेक अ प्लास्टिक मग। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक मग लेना है। यहाँ पे देखिए ये प्लास्टिक का मग इस्तेमाल कीजिए, आप स्टील का मग मत ले लीजिएगा, प्लास्टिक मग लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। आपको क्या करना है, प्लास्टिक मग में 2 होल बनाना है इसके बेस पर, यानी इसके नीचे, और फिट करना है, फिट अ रबर स्टॉपर, और यहाँ पे एक रबर स्टॉपर को फिट करना है इस होल्स में। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, और कार्बन इलेक्ट्रोड ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये जो है ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, इसको इंसर्ट करना है इस रबर स्टॉपर में। ठीक है, कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड टू 6 वोल्ट बैटरी, और इस इलेक्ट्रोड को क्या करना है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करना है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड, और आपको क्या करना है, इसमें वाटर डालना है ताकि ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या हो जाए, इमर्स, डूब जाए। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और कुछ ड्रॉप क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है इसमें। ठीक है, डाइल्यूट डालना है, डाइल्यूट मतलब वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को कंसंट्रेट किया गया हो उसको डालना है। ठीक है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब filled with water,
आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जो कि वाटर उस चीज में भरा हुआ, एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। और आपको क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर भर के और इसको, ये कार्बन इलेक्ट्रोड है ना, इसके ऊपर डाल देना है, इसके ऊपर इसको ढक देना है, ठीक है। स्विच ऑन द करेंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। देखिए ये जो प्रोसेस है, ये पहले वाला प्रोसेस है, आपको स्विच ऑफ करके करना है। ये नहीं कि स्विच ऑन करके आप ये सारे प्रोसेस करो, नहीं, स्विच ऑफ कर दो, उसके बाद ये सारे प्रोसेस कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड। और आप ऑब्जर्व करोगे कि इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है बबल का। ये दिख रहा है ना बबल, ये दिख रहा है बबल है, बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। और ये जो बबल है ये क्या करेंगे, वाटर को डिस्प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब में से। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब। क्या वॉल्यूम जो गैस कलेक्ट है वो सेम है बोथ ट्यूब्स में, टेस्ट ट्यूब में, नहीं कुछ में ज़्यादा है कुछ में कम है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फील्ड विथ रिस्पेक्टिव गैस, जब इसमें कुछ गैस भर जाए, रिमूव देम केयरफुली। आपको क्या करना है, इसको केयरफुली रिमूव करना है। टेस्ट दिस गैस वन बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, इनके पास यानी इन टेस्ट ट्यूब के पास आपको एक बर्निंग का कैंडल लाना है और चेक करना है गैस को। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय टीचर। और ये किसके द्वारा परफॉर्म किए जाना चाहिए, टीचर के द्वारा परफॉर्म किए जाए। व्हाट हैपन इन ईच केस, क्या होगा हर एक केस में। विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, और कौन सा गैस ईच टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस को जब हम कैंडल के साथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम जैसा बर्न करेगा, ठीक है, पॉपिंग साउंड छोड़ेगा, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। व्हाट इज इट्स कलर, तो सिल्वर क्लोराइड का कलर चेक करना है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट। अब क्या करना है, चाइना डिश को सनलाइट में प्लेस करना है कुछ समय के लिए, और ऑब्जर्व करना है कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड का कलर को ऑब्जर्व करना है कुछ समय बाद क्लोराइड का। यू विल सी डेट वाइट सिल्वर क्लोराइड, इसका कलर पहले क्या होगा, वाइट हो रहेगा और ये ग्रे हो जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl है, जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा ये Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, यानी इनके में क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, वो ग्रे हो जाता है और क्या का फॉर्मेशन करता है, सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन करता है। सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑल्सो बिहेव इन सेम वे, और सिल्वर ब्रोमाइड भी और AgBr ये भी सेम तरीके से बिहेव करता है। सनलाइट के प्रेजेंस में Ag हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमाइड अलग हो जाता है। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी
कॉज कर रही है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? सनलाइट है, सनलाइट है, यानी लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है इसमें। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। ठीक है, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, या तो वो हीट के फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, ताकि ब्रेक हो सके रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए। रिएक्शन इन विच एनर्जीज ऑब्जर्व आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है, एनर्जी लग रहा है, निकल नहीं रहा। देखिए, समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए हमें क्या की जरूरत है? हीट की जरूरत है। हीट लग रहा है, और पहले हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकल रहा था। इसमें क्या कर रहा है? लग रहा है। हमकी हीट की रिक्वायरमेंट है, तब वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। बिना हीट का वो रिएक्शन नहीं हो सकता है। हीट चाहिए, लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तब हम कहेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और यहाँ पे ये समझ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व इज नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व हो रहा है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या हो गया। हमने दो रिएक्शन पढ़ा। पहला पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा पढ़ा इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट निकल रहा है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, या हम हीट लिख सकते हैं। हीट क्या हो रहा है? निकल रहा है। उसको एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट लग रहा है, हीट की रिक्वायरमेंट है उस रिएक्शन कराने के लिए, या एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी फॉर्म में हो सकता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपसे कोई पूछो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, कंफ्यूजन मत होना। बहुत लोगों कंफ्यूज हो जाते हैं इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में। आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इंडोथर्मिक में हीट लगता है, हीट हमको देना पड़ेगा, तब वो रिएक्शन होगा। जैसे कि AgBr को अगर हमको अलग अलग करना है, तो हमको सनलाइट की जरूरत पड़ी ना, तब जाके Ag अलग हुआ, Br अलग हुआ। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें से हीट निकलता है, इसमें से हीट निकल नहीं रहा, इसमें हीट जा रहा है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो जब हीट जाएगा, हीट की जरूरत पड़ेगी, तब इंडोथर्मिक। जब हीट को जरूरत नहीं है, निकल जाएगा बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लेना है, ऐड करना है 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड को ऐड करना है, और मिक्स करना है ग्लास रड की मदद से। टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब with your pump. What do you feel? Is this an exothermic reaction और endothermic reaction? क्या एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा? देखिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब मिक्स करोगे तो एक कैसा रिएक्शन होगा? इसमें हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और ये एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कैसा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ही आप बेरियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करोगे, तो ये क्या करेगा कि अपने सराउंडिंग से जितने भी हीट है वो ऑब्जर्व करेगा, और जैसे ही आप बॉटम को टच करोगे टेस्ट ट्यूब का और अपने पाम से, तो आपको बहुत ही
ठंडा फील होगा। ठंडा इसलिए फील होगा क्योंकि वो अपने सराउंडिंग में जितने भी हीट मौजूद था वो ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। ऑब्जर्व किया तो वो क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कैसा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। हम एक साथ करेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन है जितना भी एक साथ एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा सारे इंटेक्स क्वेश्चन का, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यानी डिस्प्लेस हो रहा है कोई भी चीज़, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। चलिए एक्टिविटी 1.9 की तरफ चलते हैं। टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। आपको 3 आयरन नेल लेना है और उसको क्लीन करना है सैंड पेपर की मदद से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड ए एंड बी। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। देखिए इस तरीके से 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, जैसे कि ए इसमें लिखा गया, ए टेस्ट ट्यूब हो गया और ये बी टेस्ट ट्यूब हो गया, बी टेस्ट ट्यूब हो गया, ठीक है। ए टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और हर एक दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, दोनों में लेना है, इसमें भी लेना है और इसमें भी लेना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, ठीक है। टाई 2 आयरन नेल विथ अ थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट। तो आपको क्या करना है, नेल आयरन नेल की मदद से, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, आयरन नेल को इसमें डीप करना है लगभग 20 मिनट तक थ्रेड की मदद से। थ्रेड की मदद से 20 मिनट तक क्या करना है, इसमें डालना है। देखिए जी इस तरीके से डाला है 20 मिनट तक। टेस्ट ट्यूब, इन टेस्ट ट्यूब बी में फिगर 1.8 टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, याद रहे आपको। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। डालना है कुछ इस तरीके से। कीप आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। और आपको एक आयरन नेल को अलग रखना है कंपेरिजन के लिए। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल। 20 मिनट बाद आपको क्या करना है, आयरन नेल को निकालना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, ठीक है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। आपको क्या करना है, इंटेंसिटी कंपेयर करना है जो भी टेस्ट ट्यूब ए और बी में था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इससे आपको कंपेयर करना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के इंटेंसिटी को, ठीक। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल डिप्ड इन द कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ द वन कीप्ड असाइड। और आपको क्या करना है, आयरन नेल को कंपेरिजन करना है। देखिए ये जो आयरन नेल बाहर रखा गया, जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकाला गया, कुछ इस तरीके का कलर हो गया उसका, ठीक है। आयरन नेल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। देखिए ये ब्लू कलर सल्फेट सॉल्यूशन था, ये ब्लू कलर था, ये फेड हो चुका है, फेड हो चुका है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। देखिए आयरन के साथ जैसे ही कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी यहाँ से कॉपर हट के आयरन की जगह ले लिया, ठीक है। और कॉपर निकल गया, आयरन सल्फेट के साथ आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। FeSO4 प्लस U, कॉपर अलग हो गया, आयरन हो गया। इसके चलते ही क्या हो गया, जो आयरन का कलर है वो चेंज हो गया और सॉल्यूशन जो था ब्लू से उसका कलर फेड हो गया, फेड हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिप्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आप इस रिएक्शन में क्लियरली देख सकते हैं
कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, और कॉपर के जगह कौन ले लिया, आयरन ले लिया। और कॉपर कहाँ पे आ गया, कॉपर आयरन के जगह पे ले लिया, यानी इनका अदला बदली हो गया, अदला बदली, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अदला बदली हो गया। तो इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि जिंक है, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराएंगे तो जिंक आ जाएगा कॉपर के जगह पे और कॉपर आ जाएगा जिंक के जगह पे, अपना जगह अदला बदली कर लेगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसी तरह Pb प्लस UCl2 कॉपर क्लोराइड है, जैसे ही रिएक्ट करेगा तो कॉपर जो है, कॉपर के जगह Pb आ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, लीड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, ये इसलिए हुआ क्योंकि जिंक और लीड जो है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और ये क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर का उसके कंपाउंड से। जितना ज़्यादा देखिए रिएक्टिविटी जितना ज़्यादा होगा वो डिस्प्लेसमेंट उतना ही करेगा। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए कॉपर अपना जगह छोड़ दिया। जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। अब जब ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा मजबूत है, तो इसको हटा दिया, ये कमज़ोर है। समझिए, कॉपर जो यहाँ पे है वो कमज़ोर है, जिंक जो है बहुत मजबूत है। कहा कि चलो हटो, ये मेरा जगह है, जिंक कहा आ गया यहाँ पे, जिंक का उसका जगह ले लिया। तो ये इसी जगह लेने को यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, ये फर्स्ट बेंच है, एक आया बहुत आपसे एकदम बहुत बहुत ताकतवर लड़का है, आया बोला हटो, ये जगह मेरा है। वो मोर रिएक्टिव है, उसके पास ज़्यादा तक शक्ति है, इसीलिए वो आपको हटा दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या होता है ये समझेंगे हम आगे। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत हो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं एक्टिविटी 1.10 में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, लगभग 3 ml क्या लेना है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और अनदर में क्या लेना है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। ये बेरियम क्लोराइड हुआ, ये सोडियम सल्फेट हुआ। ठीक है, मिक्स द टू सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि वाइट सबस्टांस जो है, वाइट सबस्टांस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, एक वाइट सबस्टांस ये फॉर्मेशन हुआ जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है। दिस इनसॉल्युबल सबस्टांस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रिसिपिटेट, और ये जो इनसॉल्युबल सबस्टांस है ये क्या है, पीपीटी यानी प्रिसिपिटेट है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रिसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। कोई ऐसा रिएक्शन जो प्रिसिपिटेट का फॉर्म करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या हुआ, सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हम लिए थे, टेस्ट ट्यूब ए में लिए थे, इसमें लिए थे और इसमें लिए थे, ये टेस्ट ट्यूब में है। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ये सोडियम सल्फाइड को इसमें हमने डाला, तो डालने पे हो गया, बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन किया, साथ में NaCl का फॉर्मेशन किया, 2NaCl का फॉर्मेशन किया। ठीक है, यहाँ पे समझिए, आप समझिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, देखिए समझिए, Na2SO4 ये रिएक्ट हुआ BaCl2। अब देखिए यहाँ पे ये कहाँ चला गया, ये चला जाएगा इसके पास, यानी सोडियम के पास चला जाएगा, सल्फर ऑक्साइड के पास चला जाएगा, यानी हो जाएगा बेरियम सल्फेट हो जाएगा, BaSO4 हो गया। अब
बी, ये इसके पास चला गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया, यानी हो गया NaCl, NaCl हो गया। ठीक, ऐसे हो गया, ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ये दोनों आपस में अपना स्थान को क्या किया, अदला बदली, सोडियम और बेरियम अपना स्थान को अदला बदली कर लिया। ठीक है, What caused this? The white precipitate BaSO4 is formed by reaction of SO4 and Ba2+। ठीक है, और ये क्या है, ये BaSO4 क्या है, ये है PPT। PPT मतलब क्या है, वो PPT नहीं, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट है। व्हाइट प्रिसिपिटेट है। ठीक है, और ये किसके चलते हुआ रिएक्शन, Ba2+ और SO4 के चलते यहाँ पे फॉर्मेशन किया। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सॉल्यूशन। और अदर प्रोडक्ट क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ जो कि सॉल्यूशन में है। Such reaction in which there is an exchange of ion between the reactant are called double displacement reaction। अब यहाँ से देखिए, इसका डिफिनेशन यहाँ से आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ये समझना है कि देखिए, such reaction in which there is an exchange of ion between reactant are called double displacement reaction। जिस रिएक्शन में एक्सचेंज, आयन की एक्सचेंज हुआ रिएक्टेंट के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आयन का क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ठीक, रिकॉल एक्टिविटी 1.2 to you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. What was the color of precipitate formed? Can you name the compound of precipitate? Write the balanced chemical equation for this reaction. Is this also a double displacement reaction? क्या जो एक्टिविटी 1.2 में हमने देखा था वो क्या एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था? चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको इसको समझ में, इसको इरेज करना पड़ेगा। सॉरी, इसको इरेज में कर लेता हूँ यहाँ से। क्या हम एक्टिविटी 2 पर चल सकते हैं, 1.2 पर, वहीं पे समझ लेंगे बढ़िया से। देखिए एक्टिविटी 2 पे हम चले, यहाँ पे देखिए 1.2 में, यहाँ पे चेंज इन कलर मैंने आपको बता के छोड़ दिया था। अब यहाँ पे पूछ दिया है कि क्या होगा, चेंज इन कलर तो होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं, टेक अ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया। यहाँ पे इसका काम नहीं है, यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तभी वहाँ पे पूछा है। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया। सेकेंड, लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हमको वो जानना है कि लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, देखिए Pb। लीड का समझते हैं हम, सबसे पहले फॉर्मूला Pb। सबसे पहले लीड का फॉर्मूला आता है Pb2+, यानी आयन इसका है 2+। और नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, NO3-। अब लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, कैसे बनेगा, PbNO3, 3 है, माइनस है, यानी PbNO3 2,
ये हो गया आपका लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट। आपको यहाँ से समझ में आ गया PbNO3 2, ये फॉर्मूला हो गया लीड नाइट्रेट का। अब पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है Ki, पोटासियम का K, आयोडाइड की I, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ki हो गया। आप कह रहा है लीड नाइट्रेट और पोटासियम, तो हम क्या यहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। चलिए हम देखते हैं वहीं पे डायरेक्ट क्या क्या पूछा वो देखते हैं। सबसे लगभग कंप्लीट हो ही चुका है चैप्टर ये, और हाँ यहीं पे थे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ तक हो गया था, यहीं पे थे। देखिए सबसे पहले पोटासियम लीड का Pb, नाइट्रेट का NO3 -2 प्लस, ये हो जाएगा PbNO3, ये हो गया 2, ये हो गया लीड नाइट्रेट हो गया, लीड नाइट्रेट हो गया। और पोटासियम आयोडाइड मतलब Ki, आपस में ये रिएक्ट करेगा, यानी PbNO3 2 प्लस Ki, ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बनाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे, देखिए ये जो पोटासियम है, पोटासियम यहाँ पे चला आएगा और लीड है यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा PbI2, क्योंकि लीड का होता है Pb2 प्लस, लीड का होता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लीड आ गया यहाँ पे, K चला गया यहाँ पे, KNO3 बन जाएगा। ये क्या है, ये जो है ये PPT है, PPT मतलब प्रिसिपिटेट है ना, प्रिसिपिटेट। और ये किस कलर का है, कलर इसका क्या है, ब्राइट येलो होगा, ब्राइट येलो कलर होगा, ठीक है, येलो होगा। कैन यू नेम द कंपाउंड ऑफ प्रिसिपिटेट, हाँ नेम कर सकते हैं। ये जो है लीड टू आयोडाइड होगा, PbI2 यहाँ पे होगा, ये इसका आंसर होगा PbI2, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका लीड आयोडाइड 2, इसका आंसर हो जाएगा लीड आयोडाइड 2। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ इसको, रिएक्शन को मैं कहीं और लिख लेता हूँ, ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ पे मैं कहीं और लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ब्राइट येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रिसिपिटेट यानी PPT फॉर्म होगा। और कंपाउंड कौन होगा, कंपाउंड होगा PbI2, यानी लीड आयोडाइड, ठीक, लीड आयोडाइड। और चलिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में लिख लेता हूँ। तो है PbNO3 2 प्लस Ki। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, अब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी हो जाएगा PbI2 प्लस KNO3। अब इसको हमको बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए,
देखिए पीबी यहाँ पे एक है, पीबी यहाँ पे बैलेंस है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे एक है, ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन कितना है? हमको नाइट्रोजन 3 होना चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे होल ब्रैकेट है ना, देखिए NO3 2, यानी 2 कितना है? नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 जा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 है, ऑक्सीजन 6 है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीड बैलेंस है, लीड बैलेंस है। उसके बाद हम देखेंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे पोटासियम, पोटासियम यहाँ पे 2 है, पोटासियम यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया। आयोडाइड यहाँ पे 2 है बैलेंस हो गया। अब कौन सा एलिमेंट है जो बैलेंस हो गया? ऑक्सीजन। अब देखेंगे ऑक्सीजन सबसे लास्ट में देखते हैं। 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 यहाँ पे है, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया ना बैलेंस, हो गया बैलेंस। मैं फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से अच्छी तरीके से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ki, ये हो जाएगा PbI2 प्लस 2KNO3। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जब मैंने लिख ही लिया है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इज दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, ये क्या है? एक डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी एक ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यस, हो गया, इसका आंसर आपको मिल गया। चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बारे में हम देखते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। आपको क्या करना है? इस चाइना डिश को हीट करना है, और इस चाइना डिश में क्या है? 1 ग्राम कॉपर पाउडर है, 1 ग्राम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या करोगे बताओ? देखिए चाइना डिश है, इसमें कॉपर है, ये वायर गॉज है, ये ट्राइपोड स्टैंड है, और ये बर्नर है। इसको हीट किया जा रहा है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? देखिए जैसे ही हीट करेंगे, जो सरफेस होगा कॉपर पाउडर का, वो कोटेड हो जाएगा, मतलब उस पर कोटिंग आ जाएगा। कैसा? ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का, यानी वो काला हो जाएगा एक तरह से। उस पर एक लेयर आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड के पाउडर के ऊपर लेयर आ जाएगा ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड का। और वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म? और ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ है? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखिए ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे ही हमने हीट किए कॉपर ऑक्साइड के पाउडर के, तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हो गया। ऑक्सीजन ऐड होने के चलते क्या हुआ? ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कोटिंग हो गई कॉपर पाउडर के ऊपर। देखिए जैसे ही Cu को, यानी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो फॉर्मेशन हुआ CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CO, the black coating on surface turn brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। देखिए जैसे ही हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पास करेंगे, ये हीटेड मटेरियल है CuO जो कि ब्लैक कलर का फॉर्मेशन हुआ है, उस पर कोटिंग हुआ है। जैसे ही हाइड्रोजन पास होगा, तो वो कोटिंग जो होगा वो ब्राउन में कलर में चेंज हो जाएगा और कॉपर ऑब्टेंट हो जाएगा। देखिए CuO प्लस H2 हाइड्रोजन को
हीट किए, पास किए, तो Cu कॉपर अलग हो गया, H2O अलग हो गया। इफ सबस्टांस गेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना होगा। इफ अ सबस्टांस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर कोई सबस्टांस, मान लीजिए ये सबस्टांस ए है, ये गेन किया, क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, इस पर ऑक्सीजन लिया, गेन किया, ऑक्सीजन इस पे ऐड हुआ, गेन किया रिएक्शन में, तब हम कहेंगे इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तब हम कहेंगे क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी ऑक्सीजन ले लिया। इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ सबस्टांस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन, इट्स सेड टू बी रिड्यूस। मान लीजिए सबस्टांस ए है और ये सबस्टांस ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, यानी ऑक्सीजन माइनस हो गया, लॉस हो गया, ऐड हुआ तो क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज कहेंगे, ऑक्सीडाइज कहेंगे। और जैसे ही रिमूव हो गया तो रिड्यूस कहेंगे, एडिंग, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन लॉस हो गया तो रिड्यूस हो गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान रहना होगा। इतना हो गया। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर टू ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, यहां से मैं देख लेता हूं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कॉपर टू ऑक्साइड लूजिंग ऑक्सीजन, कॉपर टू ऑक्साइड क्या हुआ कि ऑक्सीजन को लूज किया और ये रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को गेन किया और ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इन अदर वर्ड, दूसरी भाषा में हम कहें, वन reactant get oxidized will other get reduced during reaction. Such reaction are called oxidation reduction और redox reaction। देखिए redox reaction क्या होता है, देखिए एक जो रिएक्टेंट है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और दूसरा जो रिएक्टेंट है वो रिड्यूस हो रहा है रिएक्शन के दौरान। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीडाइज का मतलब आपको समझ में आया। देखिए ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, अब एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। ऑक्सीडाइज कब कहेंगे, देखिए सबस्टांस ए है, ये क्या कहा कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूस कब होगा, अब ये सब्सटेंस है, कहेगा कि हमको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, लॉस हो गया ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। और रिडक्शन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन हट गया। देखिए यहाँ पे समझिए, ये CuO है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन हट गया है, या रिमूवल हो गया है ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, निकल जाना, माइनस होना, ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, प्लस हो गया ऑक्सीजन का, यहाँ पे माइनस हो गया ऑक्सीजन का। तो जहाँ पे ऑक्सीजन का प्लस हो रहा है ना, देखिए ऑक्सीजन का प्लस यानी ऑक्सीडेशन लिख लीजिए, ऑक्सीजन का माइनस यानी रिडक्शन।
जहां से ऑक्सीजन का माइनस हुआ वो रिडक्शन हो गया, जहां पे ऑक्सीजन का प्लस हुआ वो ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कि जेडेनो प्लस सीओ, तो जेडेनो से ऑक्सीजन माइनस हुआ मतलब रिडक्शन, माइनस जहां पे हुआ रिडक्शन। और कार्बन पे ऑक्सीजन का प्लस हुआ ऑक्सीडेशन। उसी तरह MnO2 प्लस 4HCl, MnO से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया यानी रिडक्शन हो गया। ये हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन का एडिशन हो गया यानी ऑक्सीडेशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल या सब्सट्रैक्शन, रिमूवल या सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट, ये आप इसको याद रखो बस, और कुछ नहीं याद रखने की जरूरत है। ठीक है। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, यानी CO बन रहा है कहाँ पे, फिगर 1.31 देखिए। 1.31 में देखिए कार्बन पे ऑक्सीजन आ रहा है, तो कार्बन में एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ZnO इज रिड्यूस टू Zn यानी ZnO से ऑक्सीजन का माइनस हुआ है, तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। इन द रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। HCl क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या, एडिशन हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड टू Cl। ठीक, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस, MnO मीन्स ऑक्सीजन हटा है तब ना MnCl2 बना है। फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट if a substance gain oxygen or lose hydrogen during reaction, it is oxidized. If a substance lose oxygen and gain hydrogen during the reaction is called reduce. देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझिए ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है। सबसे पहले कोई चीज बोले ऑक्सीडाइज्ड, ये समझिए। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब है, मान लीजिए ए सबस्टांस है, ए सबस्टांस क्या कर रहा है, पहला प्रोसेस क्या है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, मान लीजिए ऑक्सीजन को गेन कर लिया, एंड लूज हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को माइनस कर लिया, ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज ऑक्सीडाइज, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ए सबस्टांस है, मान लीजिए बी सबस्टांस है, बी है, बी क्या किया, इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लूज कर लिया और हाइड्रोजन को गेन कर लिया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। इतना समझिए। अब चलते हैं हम इसमें, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, इसको मैं रिएज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं डिटेल में इसके ये डायग्राम से। ठीक है, आप इतना भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ये अच्छा हो गया इसका, ये जो है ये अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गया कि अगर किसी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और सब्सट्रैक्शन हाइड्रोजन का हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज, और किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन हट रहा है हाइड्रोजन आ रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखिए ZnO यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, माइनस हुआ किसका, ऑक्सीजन का, तो ये क्या हुआ, रिड्यूस्ड हो गया। और कार्बन पे क्या हुआ, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, उसी तरह MnO2 से ऑक्सीजन माइनस हो गया मतलब रिड्यूस हो गया, और HCl से यहाँ पे देखिए HCl है, यहाँ पे हाइड्रोजन माइनस हो गया, हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक।
आपको समझ में आ रहा होगा इतना। ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन बहुत आसान है। बस इसको पकड़ लोगे ना, ये चीज़ें जो मैंने बताई, इसको बस इसको आप लिख लो कहीं भी, डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी किसी भी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसी भी सब्सटेंस पे से ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, वो रिड्यूस्ड हो रहा हुआ है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम एक्टिविटी 1.1 को रिकॉल करते हैं। 1.1 क्या था? देखिए, मैग्नीशियम रिबन यानी Mg, इसको हमें क्या करूं, इस दिल को क्या करूं। देखिए यहाँ पे है मैग्नीशियम रिबन यानी Mg बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चेंज इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, इज मैग्नीशियम बीन ऑक्सीडाइज्ड। देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ना कि रिड्यूस्ड हो रहा है। एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, तो एडिशन होना ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडाइज्ड होना, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, हम लिख लेंगे ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। समझ में आ गया आपको इतना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी 1.3 पढ़ेंगे। तो अगर कोई भी आज की क्लास में आपको डाउट हो तो आपको क्या करना है? बेझिझक कमेंट करना है, जितना कमेंट कर सकते हो करो, ठीक है। जो भी गलती हुई है, जो भी मिस्टेक अगर मेरे से हुई है कहीं पे भी, उसको भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, सारा चीज़ कमेंट करो, जो भी आपको अच्छा लगा, जो भी आपको बुरा लगा, सारा चीज़ को कमेंट करना है। और इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको पसंद आया है। और नेक्स्ट वीडियो जो है कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जनरली कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि NTSC हो गया, ये सारे एग्ज़ाम या ओलंपियाड के एग्ज़ाम अगर आप देते होगे तो उसमें क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मेनली एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, और जितने भी क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन है, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा, तो उसके लिए आपको कोई चिंता लेने की बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। और ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है लगभग, ये थोड़ा सा बचा है, शायद मैं इसको इसी में कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट कर दूँ इसको इसमें थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्यों करना, इतना ही है तो हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। कोरोजन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू। आप ऑब्जर्व किए होंगे जब आयरन का कोई भी वस्तु है आपके पास, वो शाइन करता है, चमकता है जब वो नया रहता है, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर। और कुछ समय बाद क्या होता है, उस पर एक कोटिंग आ जाता है रेडिश ब्राउन पाउडर का, व्हेन इट लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और इसको हम क्या कहते हैं? आयरन की रस्टिंग कहते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट ट्रेनिस्ड इन दिस मैनर। और कुछ अदर मेटल जो हैं वे भी इस प्रोसेस में चले जाते हैं। हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर? क्या आपने नोटिस किया है जो कलर होता है, जो कोटिंग होता है, फॉर्म करता है कॉपर और सिल्वर पे? देखिए सिल्वर पे मेनली क्या होता है, कुछ समय बाद सिल्वर पे ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है, कॉपर पे भी लगभग रेडिश ब्लैक टाइप का ही आता है। When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion.
देखिए, जब एक मेटल जो होता है, जब मेटल क्या होता है, मॉइस्चर के अराउंड आता है, जब अटैक किया जाता है मॉइस्चर के द्वारा, और उस वे क्या होता है, कोरोड होता है, यानी उस पे एक रस्टिंग का प्रोसेस होता है, रस्टिंग का प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। देखिए, सिल्वर पे कैसा कोटिंग हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाता है, ब्लैक कलर का उस पे लेयर जमा हो जाता है। और कॉपर पे कैसा हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीन कलर का कोटिंग जमा जाता है। ये अदर एग्जाम्पल्स हैं किसके, करोजन के। करोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडी, ब्रिजेस, आयरन रेलवेज, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। देखिए, सबसे ज्यादा करोजन किस में होता है, आयरन से बने हुए वस्तुओं में होता है, जैसे कि कार की बॉडीज हो गई, ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स हो गए, रेलिंग्स हो गए, सॉरी, यहाँ पे रेलिंग्स हो गए। रेलवेज भी हैं, जैसे कि रेलवेज का जो भी आप पटरी देखते हो वो भी करोजन के शिकार में आ ही जाते हैं। करोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम। आयरन का करोजन होना बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर an enormous amount of money is spent to replace damaged iron। और हर एक साल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में enormous amount of money इस्तेमाल किया जाता है जितने भी आयरन से समाज जो कि करोजन के चपेट में आ गए हैं उनको रिप्लेस करने में। यू विल लर्न मोर अबाउट करोजन इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आप करोजन के बारे में और पढ़ोगे। उसके बाद है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, Have you ever tasted or smelled the fat oil containing material left for a long time? क्या आपने कोई भी ऐसा चीज टेस्ट किया है या स्मेल किया है जो कि बहुत लंबे समय तक रखा गया जिसमें ऑयल मौजूद हो। When a fat and oils are oxidized, जब फैट्स और ऑयल्स में ऑक्सीडाइजेशन होता है, ऑक्सीडाइज होते हैं, दे बिकम रैंसिड। और ये कैसे हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं, और उनके जो स्मेल और टेस्ट हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। देखिए, आपने एक चिप्स का पैकेट देखा होगा, चिप्स का पैकेट में क्या होता है, ऑयल का इस्तेमाल होता है उसको तलने के लिए। तो एक्चुअली ऐसा सब्सटेंस का यूज किया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट हो, यानी प्रिवेंट करे ऑक्सीडेशन से। जैसे कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसका पैकेट में देखा रहता है कि चिप्स कम रहता है, पैकेट ज़्यादा फूला रहता है, तो उसके अंदर जो हवा होता है वो नाइट्रोजन होता है जो कि उसको प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से। या वो जो नाइट्रोजन है वो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है। कीपिंग फूड एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। अगर हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें तो उससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्लो डाउन हो जाएगा। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप विद द गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो जो भी चिप्स बैग होती हैं, जो भी चिप्स का पैकेट होता है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए ऑक्सीडाइजेशन से, ऑक्सीडाइज होने से। तो ये जो चैप्टर है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके क्वेश्चन है, वो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।